क्लास 9 के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। और आज बहुत समय के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए आगे आया हूं। कारण इसका ये है कि एक्चुअली कुछ किताबें जो हैं वो मुझसे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ हो गई। तो मैंने नई किताब ख़रीदी है और आप लोगों के सामने मैं आया हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए, तो आज जो मैं आप लोग के सामने लेसन लेकर आया हूं वो ज्योग्राफ़ी का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडिया साइज़ एंड दियर लोकेशन, भारत आकार और स्थिति। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, इट इज़ इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. It has achieved multi-faceted social economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. इसके बारे में दिया गया कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ये तो हम लोग पढ़ते भी आए हैं और जानते भी हैं। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उन्नति की है। बहुमुखी कह सकते हैं। बहुमुखी मतलब हर एक सेक्टर में, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, तकनीक हो गया, इन एवरी फील्ड सर्वांगीण आर्थिक विकास, इसमें अद्भुत प्रगति प्राप्त की इसने। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लोकेशन की। लोकेशन का मतलब स्थिति होता है। आपके मोबाइल में भी आता है, आपका लोकेशन दिखाने के लिए ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो जीपीएस ऑन करते हो तो आपका लोकेशन दिखाता है, मतलब स्थिति आप कहाँ हैं, है ना। उस तरह से भारत कहाँ है पूरे विश्व मानचित्र पर, ग्लोब में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पिक्चर आप लोग एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे, है ना, जिसमें दिया गया है कि एक्सटेंड द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8.4 डिग्री, है ना, और उसके बाद 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो ये दिया हुआ है कि भारत एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश और उसी हिसाब से 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। अब इसमें अगर आप बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, तो इसका भी जो है डिवाइडेशन वो लगभग बताता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लगभग इसको 2 भागों में बांटता है, लगभग, है ना, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। जो इसका मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान और कह सकते हैं निकोबार द्वीप है, और ये समूह जो है अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों को विस्तार हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि इसमें जो दिया गया है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के हिसाब से दोनों छोर पर कोनों पर दिया गया, जो उसको डिवाइड करता है हमारे देश को। ठीक है, अब देखिए साइज, आकार के ऊपर आते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर about 2.4% of the total geographical यहाँ देखते हैं geographical area of the world from the figure 1.2. It is clear that the India is the 7th largest country of the world. India has a land of boundary of about 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep 7,516.6 किलोमीटर। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल मतलब जमीन 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है।
मतलब जितना पूरी दुनिया में ज़मीन है उसका 2.25% लगभग, हमारे 2.25% से थोड़ा ज़्यादा हमारे पास है। चित्र 1.2 से यह बताया भी गया है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है भारत। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यानी कि आप देखिए कि इसमें आपको ज़मीन से कितना हमारा है भारत, और जल क्षेत्र से कितना घिरा हुआ है, ये सब जो है क्लियरिटी देगा और आगे भी इसके बारे में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, north and the northeast, south of the about 22 degree north latitude, begin to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea and the West and the Bay of Bengal on its east। तो इसके बारे में अगर बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर यह कह सकते हैं नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अगर इसमें बात करें तो जो हिंद महासागर है ये थोड़ा संकरा हो जाता है ना। संकरा मतलब थोड़ा सा, मतलब इसका जो ब्रॉडनेस है वो थोड़ा कम हो जाता है, ये कह सकते हैं हम लोग, है ना। और इसके बारे में दिया गया कि इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब इसमें आप इसी बुक में आप फिगर नंबर 1.3 निकालिएगा, उसमें सभी चीज़ क्लियर होगा कैसे क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का जो तौर तरीका उसमें दिखाया गया है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे है कि यहाँ से हम आपको बता देते हैं, एक बार लोकेशन देखिए यहाँ से। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। Hence, time along the standard meridian of India, 82°30 east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken on as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of the day and night, as one moves from south to north. इसमें दिया गया है कि गुजरात से तो अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, जो 82°30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है आपका एंड करता है। मैं आपको नीचे जो दिखाना चाहूँगा, ये इसमें दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2009 एंड 10, ये एरिया के हिसाब से भारत कहाँ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग समझें। ठीक है, तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो अब जो है हम लोग देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। आप लोग ये मैप ज़रूर देखिए, इसमें ये हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न है वो क्लियरिटी दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, है ना, नीचे की ओर। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। देखिए क्लास में भी आप लोग को 8th क्लास में आप लोग को हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। तो अब हम जो पॉइंट आ रहे हैं वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया एंड द वर्ल्ड का अगर हम लोग बात करें तो इसमें दिया गया है कि द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्टेड द कंट्रीज ऑफ यूरोप in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि भारत का विश्व के देशों के साथ तो संपर्क युगों पुराना है, परंतु अगर संबंध की बात करें या जलमार्ग की बात करें तो उस सिचुएशन में हम लोग ये देखेंगे कि भारत का जो है, अभी देखते हैं अभी कितना ज़्यादा टेंशन चल रहा है भारत का बहुत सारे देशों के साथ, है ना। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है, लेकिन हम लोग इसमें समझते हैं
कि जितना जलमार्ग से दूसरे देशों के साथ हम लोग टच आउट हैं, तो ज़मीन से भी हैं। उत्तरी पर्वत दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। सबसे पहले यहाँ पर ये जो क्लियरिटी दी गई, इसको आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर कि इंडियन ओशियन जो है, कि इस पहले पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को इसमें हम क्लियरिटी देंगे और दूसरे चीज़ों की, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय जो ज़मीन है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, ठीक है। तो ये इसके मिलाने के कारण ही भारत को केंद्रीय स्थिति मिलती है, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन मिलता है। अब देखिए, जैसे कि दक्षिण का जो पठार है या हिंद महासागर में जो जो फैला हुआ है ये बहुत ज़्यादा, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध यही बनाता है, ठीक है। देखिए, आफ्टर अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, ये तो बताया भी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये संबंध जो है कि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है, जो है हिंद महासागर, ठीक है। भारत का विश्व के दो देशों के साथ संपर्क युगों पुराना, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों के अपेक्षा भारतीय भूखंडों के हिसाब से भूभागों से ज़्यादा था, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? ये पॉइंट जो है मैंने आप लोग को बताया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो मैं आज आप लोग को यहाँ तक क्लियर कर देता हूँ, है ना, कि यहाँ पर जो कह सकते हैं ना कि हमारे भारत में अनेकों ट्रैवलर्स आए, है ना। यहाँ पर दिया है कि इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एज बट हर रिलेशनशिप through the land and roots are much older than her maritime contacts, है ना। The various passes across the mountain in the north have provided passes to the ancient travelers, while the occur restricted such interaction for a long time. Therefore, routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of the Upanishad and the Ramayana, the story of Panchtantra, and the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. The spices, muslin, and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different part of the country. तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे है ना कि इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का तो बहुत आदान प्रदान हुआ, ठीक है। थिंग्स एंड गुड्स, भारत का संबंध जो है वो पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली, इसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं, ये संसार के दूसरे दूसरे जगहों पर पहुंच सके। मसाले, फिर मसाले के साथ एक और जो मलमल है आदि कपड़े, जिसको कॉटन के रूप में आप कहें, मलमल कहें, देखिए बहुत तरह का चीज़ होता है, खादी कहें, ये सब व्यापार के माध्यम से ही दूसरे देशों में पहुंचा। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, स्कल्पचर, ठीक है ना, तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारे तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। मतलब दूसरे देशों का जो ट्रेडिशन था स्कल्पचर बनाने का, मंदिर बनाने का, वो हमारे यहाँ भी देखा गया। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ जो आ पाई हैं वो उन लोगों के यहाँ आने से हुई, थाउट्स के अपने आदान प्रदान से हुए, गुड्स के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से हुए, ठीक है।
तो बच्चों मैं अगले क्लास में आप लोग से मिलूँगा, तो हम लोग इंडिया एंड इट्स नेबर्स के बारे में चर्चा करेंगे और इसको मैं अगले क्लास में ख़त्म करूँगा और आप लोगों के लिए उसी दिन मैं आप लोग को इसका वर्किंग पोर्शन भी दूँगा। तब तक के लिए आप लोग लगे रहें। धन्यवाद।